वेलकम टू द क्लास 3 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनको हायर करने का जो प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सबसे पहले मुझे ये पता लगेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में किसकी ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट जैसे ही पता लग गया, जैसे ही मैंने डिटरमाइन कर दिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, वैसे ही उनको हायर करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस हायरिंग के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। आगे बोला गया है रिक्रूटमेंट इज़ अ जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए खूब सारे एप्लीकेंट्स को इनवाइट करना। जैसे ही मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूंगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की किसी पोजीशन का, उसी ऐड को पढ़ के जो भी लोग मेरे को अप्रोच करेंगे तो मेरे पास उन लोगों की क्या हो जाएगी, एक एप्लीकेंट्स फाइल बन जाएगी, एक एप्लीकेशन रिकॉर्ड बन जाएगा जो एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आए हैं। टू रिक्रूट मीन्स टू एनलिस्ट, टू रिप्लेनिश और टू री इन्फोर्स। तो रिक्रूट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट प्लीज़ इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में ये एज इट इज़ आ सकती है रीज़न और असर्शन में। रिक्रूट का मतलब होता है एनलिस्ट, यानी एक लिस्ट प्रिपेयर करना कि मेरे को किस तरह के लोग चाहिए। रिप्लेनिश का मतलब होता है कि लोगों को क्या करना, उस जॉब के लिए इनवाइट करना। रीएनफोर्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ मैन, और जब वो लोग मेरे पास आ जाए तो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर मैन को अपॉइंट करके उनका अकॉर्डिंगली उसी पोजीशन पे उनको क्या करना, सप्लाई करना। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। ये क्या होता है, एक इनविटेशन होता है एप्लीकेंट्स को जो हम देते हैं, कि हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और इस जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो। तो रिक्रूटमेंट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव प्रोसेस वेयर एज सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा गया है। तो रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है और जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं उस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, जो सूटेबल पर्सन्स नहीं होते उन्हें हम उस जॉब के लिए या उस पोजीशन के लिए मना कर देते हैं, और जो सूटेबल पर्सन्स होते हैं उनको हम जॉब पे रख लेते हैं। तो इसीलिए जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लोगों को जो सूटेबल नहीं होते हैं उनको अल्टीमेटली हमें उस जॉब के लिए मना कर देना होता है। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। आगे बोला गया है इन ब्रीफ अ रिक्रूटमेंट इज़ टू फोल्ड फंक्शन। तो रिक्रूटमेंट में दो फंक्शन आते हैं, टू डिस्कवर द सोर्स ऑफ पावर टू मैच द जॉब रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि किस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट है, किस तरह के लोग चाहिए, और उस काम को फुलफ़िल करने के लिए उनके अंदर क्या क्वालिफ़िकेशन या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहला तो हमें पता लगाना पड़ेगा। अगली चीज़ है टू अट्रैक्ट एंड एडुकेट नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर टू परमिट द मीनिंगफुल सिलेक्शन। फिर क्या करना है, एडवर्टाइज देना और लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, और फिर विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्शन टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल पर्सन। तो according to Flippo, recruitment is a process of searching for prospective employees, stimulating them to apply for job in organization। तो recruitment का मतलब क्या होता है, लोगों को ढूंढना, to search फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, उनको ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना या एनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। असर्शन और रीज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। सबसे पहले रिक्रूटमेंट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, कितने लोग हमें किस पोजीशन पे चाहिए तो उसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी हम प्लानिंग कर लेते हैं।
उसके बाद में इट इज़ अ लिंकिंग एक्टिविटी। लिंकिंग का मतलब जोड़ना, जो जॉब देख रहे हैं जॉब सीकर्स को जॉब के साथ में लिंक करना, ठीक है। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इट इज़ अ टू वे अफेयर, इट टेक टू कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो इसमें दो लोग होते हैं, रिक्रूटर जो पर्सन को रिक्रूट करता है और रिक्रूटी जिसको रिक्रूट किया जाता है। तो दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो जो पर्सन एडवर्टाइजमेंट देता है या जो उनको जॉब पे रखेगा रिक्रूटर, और एक रिक्रूटी जो पर्सन उस जॉब के लिए अप्लाई करता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ रेदर देन एन सिंगल इवेंट। अब ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। अब आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें किसी पर्सन को रिक्रूट करने के लिए। तो इट इज़ अ मल्टीपल स्टेप, तो खूब सारे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं किसी पर्सन को रिक्रूट करने के लिए। तो ये एक सिंगल एक्ट या सिंगल इवेंट नहीं होता है। अगला है इट मेक इट पॉसिबल टू एक्वायर नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन फॉर कंटिन्यूड फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये पता लगाना है कि कितने लोग हमें चाहिए और किस तरह के लोग हमें चाहिए। हमें सेमी स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। उसके बाद सोर्सेज का पता लगाना कि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट करेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये जो सारे हैं परवेसिव फंक्शन, यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब होती है। अगर हमने गलत स्पेसिफिकेशन डिटरमाइन कर ली या गलत पर्सन को रिक्रूट कर लिया तो कंपनी को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ किसी को हायर करती हैं तो उसके लिए उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्योंकि उनको हायर करते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इन सब पे कंपनी का पैसा बहुत खर्च होता है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिव जॉब है। अगर हमने गलत पर्सन को रिक्रूट कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रिक्रूटमेंट के, अच्छे से आप इनको पढ़ना, नोट्स बनाना, क्योंकि असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किन किन तरह के स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को आप जैसे हैं वैसे ही पढ़ना, ऊपर नीचे पॉइंट्स को शफल मत करना, क्योंकि स्टेप्स एक ऐसी चीज़ होती है जो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आती है। अगर इसको शफल कर दोगे तो आपकी पूरी चेन ही बिगड़ जाएगी। जब भी हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो पहले एक चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं ना, तो स्टेप वाइज चढ़ना होता है। उसी तरह से इन स्टेप को आप शफल नहीं कर सकते हो। ऐसे तो हम नहीं चढ़ते ना, पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर चौथी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर छठी चढ़ते हैं, ऐसे तो हम नहीं चढ़ते। तो स्टेप मीन्स किसी भी चीज़ के स्टेप या प्रोसेस होते हैं, तो उन प्रोसेस को आपको एज इट इज़ याद करना है। तो सबसे पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगन विद द पर्सनल डिपार्टमेंट रिसीव द रिक्विजिशन ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसे कि मैंने आपको स्कोप और रोल में बताया था कि पहले जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था एक पर्सनल मैनेजमेंट की तरह काम करता था, जिसमें कि हम क्या करते थे, उनके हॉलीडेज़, रिटायरमेंट्स, ग्रेचुइटी, पेंशन्स, ये सब चीज़ों को प्लान करते हैं। बट आजकल एक ये प्रॉपर डिपार्टमेंट हो गया है, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वैसे ही एक एचआर डिपार्टमेंट भी वर्क करता है। तो हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या जो डायरेक्टर होगा या जो इम्पॉर्टेंट पर्सन होगा, वो क्या देगा, एचआर डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट की अपनी रिक्विजिशन देगा। रिक्विजिशन मतलब कि मेरे को इस तरह के पर्सन की नीड है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है इस द असेसमेंट ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट थ्रू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा कि देखेगा कि किस तरह की जॉब के लिए मेरे को पर्सन अपॉइंट करना है, और स्पेसिफिकेशन का मतलब उसकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, उस पर्सन में क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। तो ये पर्सनल एचआर डिपार्टमेंट का वर्क है। पहले उनके पास में रिक्विजिशन आएगी, रिक्विजिशन आने के बाद वो खुद देखेंगे कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है और क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है। अगली चीज़ आती है लोकेटिंग एंड डेवलपिंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड नंबर एंड टाइप्स ऑफ। उसके बाद में सोर्स का पता लगाना कि इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट
करना है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय विथ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल, यानी उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन जॉब। उस उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट निकालना जिसमें कि क्या करना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, हम उस पर्सन को क्या जॉब करनी पड़ेगी, क्या सर्विस कंडीशन होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारा हमें एक एडवर्टाइजमेंट प्लान करना पड़ेगा। जब हमने एडवर्टाइजमेंट प्लान करके एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया तो क्या होंगे, लोग एनकरेज होंगे या जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं वो उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद हमें लास्ट में देखना है कि ये जो सारा प्रोसेस हमने अप्लाई किए, जितने भी स्टेप्स थे, ये प्रॉपर थे कि प्रॉपर नहीं थे। इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो ये सारे जो 7 स्टेप्स हैं ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। अब एक आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो एक फैमरेव है जिन्होंने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया है। सबसे पहला उन्होंने बताया है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लोगों को रिक्रूट करना, ओके, और उनको ट्रेनिंग देना, उनको हमारी कंपनी के बारे में बताना, हमारे एनवायरनमेंट से उनको मैच कराना, कंपनी के गोल्स एंड नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में उनको बताना, उनसे उनको एक्वाइंट कराना। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमें किस तरह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह करना है या डिसेंट्रलाइज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद में जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में जो इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं उनका एग्ज़ामिनेशन होता है। तो इस तरह का प्रोसेस फॉलो करना है कि डायरेक्ट उनको रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देनी है कि वो हमारी एडवर्टाइजमेंट पढ़ें और हमारी कंपनी में डायरेक्ट आएँ और डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए, कि हमें वो प्रोसेस फॉलो करना है। इसका मतलब है कि हमें प्रोसेस कौन सा फॉलो करना है। अगला आ जाता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है, वो सारी टेक्निक्स जिससे कि हमें पता पड़े कि हम किस तरह से उस पोटेंशियल पर्सन तक हम पहुंच सकते हैं। क्या हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दें, क्या हम टीवी में एडवर्टाइजमेंट दें, किस तरह से हम उस पोटेंशियल कैंडिडेट को कांटेक्ट करें और उसको एनकरेज करें कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। देखिए, हम किसी भी पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ हायरिंग कॉस्ट रहती है, ठीक है। जितने टाइम तक वो हमारी कंपनी में रहता है तो उस कंपनी को कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। और जब रिक्रूटमेंट हो जाने के बाद, जब उसका सिलेक्शन हो जाए, जब वो जॉब पे लग जाए, तो कंपनी को ये वैल्यूएट करना ज़रूरी है कि हम जो उनको सैलरी दे रहे हैं तो उस सैलरी के अगेंस्ट में वो हमारे बिज़नेस को कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। तो ये वैल्यूएट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम क्या क्या इवेल्युएट करते हैं कि हायरिंग रेशियो क्या है, कॉस्ट पर एप्लीकेंट क्या आ रही है, पर एप्लीकेंट को हायर करने की कॉस्ट क्या आ रही है, वो जो काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम अप्राइजल करेंगे। जितने साल तक वो मेरी फर्म में रहा तो क्या वो मेरे को कुछ प्रॉफिट कमा के दे रहा है कि मेरी फर्म उसको ऐसे ही सैलरी दे रही है। तो इसे बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये प्रोसेस भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो इन प्रोसेस को भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे। अगला आता है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए, यहाँ पे 2 तरह के सोर्स होते हैं, दोनों ही तरह के सोर्सेज के एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ, आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला आता है इंटरनल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस में हम ले सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करके, उनको ट्रांसफ़र करके, या जो पास्ट एम्प्लॉयज़ थे या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है उनको वापस रीअपॉइंट करके, डिपेंडेंट अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके जो डिपेंडेंट रिलेटिव्स हैं डिसीज़ से उनको हायर करके। एक है अपेरेंटिस। अपेरेंटाइज का मतलब होता है कि जो पर्सन हमारे यहाँ पे एज ए ट्रेनिंग काम कर रहे हैं उनको ही हम उस जॉब पे रख लें। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के ये एडवांटेजेस होते हैं कि जो हमारे साथ में हम एम्प्लॉयज़ होते हैं हम उनको पहले से ही जानते हैं
और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे मन में होती है कि वो एम्प्लॉयज़ हमारे साथ में कुछ गलत नहीं करेंगे और हमारी कंपनी के बेटर के लिए वो लोग काम करेंगे और वो हमारी कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे और वो हमारी कंपनी से कमिटेड रहेंगे। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट में टाइम और कॉस्ट भी बहुत कम लगती है। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये दूसरे पर्सन्स को फर्म को ज्वाइन करने से डिस्करेज करता है। इसमें हमारे पास में जो लोग हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनमें से ही हमें किसी एक पर्सन को चूज़ करना पड़ता है, तो इट रिज़ल्ट इन अ नैरो चॉइस। उसके बाद ये है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पोस्ट रिक्वायर्ड फॉर इनोवेशन एंड ओरिजिनल थिंकिंग, यानी कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें हमें नया बंदा चाहिए, कुछ इनोवेशंस लाने हैं, कुछ यंगस्टर्स के हमें आइडिया सजेशंस चाहिए, तो ये वो हमें नहीं दे सकता है। तो नए ब्लड को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने से रोकता है। लेबर की मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्ट होती है कि जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रहा है वही हमारे यहाँ काम कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में ये गिल्ट फील आ जाता है कि भाई ये तो बॉस के बिल्कुल करीब है, ये तो बॉस का बिल्कुल फेवर है, तो हायर चांसेस ऑफ प्रमोशन उनको ही मिलेंगे। और इससे क्या होता है कि जो हमारे पास में स्किल अवेलेबल होता है उसी को ही हम प्रमोट करते हैं, तो कोई नया स्किल हमारे पास में नहीं आता, तो इससे ग्रोथ ऑफ बिजनेस भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होती हैं। उसके अगेंस्ट में एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हैं, हम एडवर्टाइजमेंट दे दें, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कांटेक्ट करें, एजेंट से कांटेक्ट करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे भी आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आफ्टर द ग्रेजुएशन बड़े बड़े कंपनीज़ आती हैं, वहाँ से रिक्रूट कर ले जाती हैं लोगों को। प्रोफेशनल बॉडीज़ भी हैं जैसे सीए है, सीएस है, ये भी हमें क्या देते हैं, प्रोफेशनल्स देते हैं। उसके अलावा गेट रिक्रूटमेंट होता है। गेट रिक्रूटमेंट का हमारे गेट पे कोई पर्सन आया और उसने हमको अप्रोच किया और हमने उनको जॉब पे रख लिया। या कई बार ऐसे एप्लीकेंट्स आते हैं जो अपना एप्लीकेशन अपना सीवी दे के चले जाते हैं, तो जब नीड पड़ती है तो कंपनी उनको बुला लेती है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज के एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से कंपनी को एडवांटेज तो ये होता है कि वो लोग फ्रेश पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, एक नए स्किल को अपॉइंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्सपर्टाइज सर्विस मिल सकती है। बट डिसएडवांटेजेस के ये हैं कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनका मॉरल और लॉयल्टी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सटर्नल सोर्सेस आएगा, तो हमारे प्रमोशन के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेस एक्सपेंसिव होता है, साथ के साथ ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। इसमें जो भी नए लोग आते हैं वो अनफेमिलियर होते हैं हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इस पर भी कंपनी का बहुत सारा एक्सपेंसेस लग जाता है। और जो नए लोग आते हैं उनको कंपनी की वर्किंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और साथ ही साथ कंपनी को भी उनके काम करने के तरीके से उनको काम करने के तरीके सिखाने पड़ते हैं और कंपनी को भी उनके साथ में एडजस्ट होना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर हमें पड़ जाता है। तो दोनों ही सोर्सेज अपनी जगह पे सही हैं, दोनों के ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिए। तो आई होप आपको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। कल के लेक्चर में हम सिलेक्शन के प्रोसेस को पढ़ेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बहुत काम आती हैं और उन टेक्निक्स से बहुत बार एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप उन टेक्निक्स को ज़रूर देखिएगा, और कल सिलेक्शन का वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।